सो पिछली बारी जब वी मेट वी टॉक्ड अबाउट कॉपरेशन और हमने उस पे कार्ल मार्क्स और डर्कहाइम का व्यू देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं और आज हम किसी और एक पहलू को समझने की कोशिश करेंगे, कंपटीशन। ये अगर आपको इसकी रिलेवेंस ऑलरेडी नहीं समझ आ रही, हमारे डिस्कशन के साथ इसका क्या लेना देना है, देन कैपिटलिज्म आप सब लोगों ने सुना होगा, ए फ्राउंड अपॉन आइडियोलॉजी। तो कैपिटलिज्म का बेस कंपटीशन है, कंपटीशन इसका बेस है। तो अब ये डिफरेंट फिलॉसफीज के डिफरेंट बेसिस होते हैं जहाँ से वो इमर्ज होती हैं, और फिर उस बेस को भी देखने के बहुत सारे तरीके होते हैं कि किस एस्पेक्ट से देखा जा रहा है। तो वन ऑफ द एस्पेक्ट्स वुड से कंपटीशन इज द बेसिस ऑफ कैपिटलिज्म। वी कैन से फ्रॉम अनदर पैराडाइम के एम्पिरिसिज्म इज द बेसिस ऑफ कैपिटलिज्म। We can say from another paradigm, say liberalism is the basis of capitalism. So that all can be said, and everything would have its own caveats, everything would have its own exceptions. So one of the ways we can put it is this, that competition is the basis of capitalism. Now, why am I telling you that? I'm telling you that to bring home this point. This is relevant for us to understand. Competition exists in the societies and it means exactly what you understand by it. Competition कि मुझे दूसरे से आगे जाना है, ठीक, ये सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। इंडिविजुअल्स कम्पीट। तो उसका सोशोलॉजिकल एंगल, जैसे हमने कॉपरेशन देखा, डिस्कशन ऑन कंपटीशन आल्सो इज सिमिलर, कि कॉपरेशन की तरह ही कंपटीशन को कहा जाता है कि ये यूनिवर्सल है और ये नेचुरल है। यूनिवर्सल एंड नेचुरल, यू नो, इट्स रिडंडेंट टू से यूनिवर्सल एंड नेचुरल। नाउ हियर इज लर्निंग हाउ टू एनालाइज टेक्स्ट। रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है? रिडंडेंसी का मतलब होता है कि नई बात नहीं बोली गई, पुरानी ही बात दोहराई गई। मैंने आपको एक मिसाल दी है इसकी, बहुत अच्छी मिसाल, हद से अच्छी मिसाल। नो वन डेयर्स टू से इट एंड वी शुड नॉट डेयर टू से इट। गालिब सेज था, कह दे हयात बंदे गम असल में दोनों एक है, मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों। तो ये बड़ा खूबसूरत शायर है, 2 लाइन्स हैं इसमें। कह दे हयात बंदे गम असल में दोनों एक है, मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों। सो दो वी शुड नॉट डेयर से इट, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग वी आर डूइंग इट, कि इस शायर में रिडंडेंसी है। गालिब हैज रिपीटेड वन थिंग 3 times in it. When he says कह दे हयात and then he says कैद हयात बंदे गम एक ही है, तो दैट मीन्स कैद हयात के अंदर ही बंदे गम की मीनिंग भी है। नीडेड नॉट बी सेड देन। तो कैद हयात खत्म, एक लाइन। तो कैद हयात बोल दिया तो उसके बाद बोलना था मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों। लेकिन अगर कैद हयात है तो ऑफकोर्स मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों। तो कैद हयात इज एनफ, इतना बोल दिया, सारी बात हो गई, कोई आगे बोलने की जरूरत नहीं है। सो व्हाट डू वी से? वी से देयर इज रिडंडेंसी। व्हाई डू यू नीड टू नो दैट? सो दैट यू आर एबल टू राइट बेटर, you are able to put forward your ideas better. Some people are just wordy without any substance, so that you are people of substance. And the rule of great writing, rule of great rhetoric is what? That you say the maximum possible thing in minimum possible words. That's the rule of great rhetoric, great writing. So what I was saying is, universal and natural is one and the same thing. And the point is how. देखिए होता क्या है यूनिवर्सल और नेचुरल। पहले तो यूनिवर्सल मीन्स कि हर जगह पाया जाता है, और नेचुरल मीन्स खुद से पाया जाता है। अपेरेंटली तो अलग अलग बातें हैं, लेकिन ज़रा ध्यान दे, अगर वो यूनिवर्सल है और हर एक से फॉर एग्जाम्पल हर सोसाइटी में कोई चीज़ नहीं पाई जाती है, इट्स लाइक इट एग्जिस्ट्स in 50% of the societies, in 50% it doesn't, or it exists in 90% of societies, in 10 it doesn't exist. So we would say it is not universal. So that also proves simultaneously it is not natural to human beings. Why?
Because if it's included within the definition of human beings, then wherever humans are, it would be. So its universality necessitates its naturality. So what would a good book do that you would consider a tough read? That would not use 2 words. वो एक ही वर्ड इस्तेमाल करेगी और आप उससे उतना ही डिराइव कर पाएंगे जितना आपकी अकल कह रही होगी. सो दिस सेंटेंस इन अ गुड बुक वुड बी द आइडिया ऑफ कंपटीशन इज यूनिवर्सल. It does not need to say natural. And that's why when you read these complex texts which use few words for saying big things, you don't even realize the depth of the thing that is being said. And that's why you would oftentimes see people who are ignorant, they argue over things which are way above their pay grade. Way above their pay grade. हमने कॉपरेशन के टाइम पे भी ये बात की थी. सोशियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन नेचुरलिस्ट एक्सप्लेनेशन से एक कदम आगे बढ़ती है. वो उसके सोशल रीजंस देखने की कोशिश करती है. अगेन, इज इट सक्सेसफुल इन डूइंग दैट इज अ टॉपिक फॉर अदर डे. अभी हम इनके यहाँ हैं तो जो ये कह रहे हैं उसको समझ रहे हैं बस. सो we would have to understand competition as a social entity, not as a natural entity, even if it is natural, though they would not consider it natural. Now, again, see, ideological overtones of texts यही होती हैं. जैसे not every sociologist would say कि ये natural नहीं है, ठीक, लेकिन because most of the books that universities, colleges, schools teach उसमें left leaning होती है, so they are going to say कि ये natural नहीं है because that kind of is part of left का narrative. Now that doesn't make it wrong though. मेरा मकसद आपसे ये कहना बस उसकी वजह बस ये है कि आपको पता हो कि आइडियोलॉजिकल ओवरटोन्स क्या होती हैं. ये किसी मुस्लिम के टेक्स्ट में भी हो सकते हैं, ये किसी हिंदू के टेक्स्ट में भी हो सकती है, राइट विंग के भी टेक्स्ट में होगी, ये लेफ्ट विंग के टेक्स्ट में भी होगी. इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू स्टे एब्सोल्युटली न्यूट्रल. इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल. जैसे मैं बात करता हूँ इसमें भी आइडियोलॉजिकल ओवरटोन्स होंगी, लेकिन एक अच्छा स्टूडेंट, एक अक्ल वाला स्टूडेंट, एक मेंटली लिबरेटेड स्टूडेंट, एक फ्री स्टूडेंट, वो क्या कर पाता है, वो देख पाता है इस चीज़ को. बस इससे वो ये नहीं जज करता कि देखो इसने अपनी बात कर दी, ईट में नूडल्स कर दिया इसने, लेकिन वो बस समझ पाता है कि इस बात का उसने एविडेंस दिया, इस बात का उसने एविडेंस नहीं दिया, ये उसने अपनी आइडियोलॉजी की बात की, ये इसने एविडेंस की बात की, बस उतनी सी बात है. दैट्स व्हाई इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू पॉइंट इट आउट, because what we are doing overall, we are trying to acquire tools to navigate in the modern world. That's what we are trying to do. And for that reason, we need to understand this point. So these texts usually have left leanings. Other texts might have right leanings as well. But these usually university texts, etc. have left leanings. And that's why I believe students studying in all of these universities and colleges and schools end up on the left side of things, till they end up on the right side later. So that's also a funny transition. खैर, अच्छा, ये जो इसको सोशल एंटिटी की तरह देखना है, ऐसा कह रहे थे. सोशल एंटिटी जो इमर्ज होती है और सोसाइटी में डोमिनेंट बनती है या फिर अंडरडॉग रह जाती है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. ये कहने का मतलब क्या हुआ? ये कहने का मतलब हुआ कि इफ़ यू अंडरस्टैंड कि ये कंपटीशन कब आता है सोसाइटी में, कब चला जाता है, किन हालात में आता है, किन हालात में उरूज पे पहुंचता है, किन हालात में चला जाता है, तो हम शायद फिगर आउट कर सकें. अब यहाँ पे वही आ गया फ़लसफ़ा सोशियोलॉजी का. अगर सोशियोलॉजी एक साइंस है तो साइंस की तरह ये भी पैटर्न ढूंढ सकती है. हम साइंस में क्या करते हैं, हम देखते हैं A happened and then B happened, and then we see whenever A happened, B happened. Then we see whenever A did not happen, B did not happen. And then we see to the level to which A happened, B happened. We say A causes B. ये साइंटिफिक मेथड है इन ए वेरी डम डाउन वे. तो अगर सोशल स्टडीज भी साइंस है तो वो क्या करेगी, वो देखेगी व्हेन A happened, B happened. When A did not happen, B did not happen. When A to the extent to which A happened, B happened. So A causes B.
तो वैसे ही अगर ये अब सोशल एंटिटी है कंपटीशन, so we would have to analyze the causes that lead to competition and what does it lead to, and why does a social engineer need to do that, social scientist, so that he is able to engineer the society the way he or she thinks, the way we do in science. Why do we want to know gravitational waves or electromagnetism or semiconductors, etc.? Why do we need to do strength of materials? Why do we need? So that we are able to mold them according to our will. तो वैसे ही सोसाइटी को अकॉर्डिंग टू आवर विल मोल्ड करने के लिए वी विल हैव टू अंडरस्टैंड सोसाइटी. तो ये बात इन्होंने कही, कंपटीशन एज अ सोशल एंटिटी दैट इमर्जेस एंड बिकम्स डोमिनेंट इन सोसाइटी एट अ पर्टिकुलर हिस्टोरिकल पीरियड ऑफ टाइम. ये है इसका मतलब कि वो किसी हिस्टोरिकल पीरियड में, किसी खास पीरियड में आता है ये सोसाइटी में ये कंपटीशन. तो हमको उसको एनालाइज करना है कब आता है, सो दैट वी आर एबल टू मैनिपुलेट इट और डील विद इट. हमारे वक्त में ये तस्लीम करते हैं कि ये प्रेडोमिनेंट आइडिया है कंपटीशन. अच्छा, ये भी थोड़ा सा डिबेटेबल है, क्योंकि क्या कंपटीशन सही में है, बट why would they even say this, the writers of this book, कि ये हमारे एरा में प्रेडोमिनेंट आइडिया है? Probably because इन्होंने लिमिट कर दिया डिस्कशन को टू इकोनॉमिक साइड ऑफ थिंग्स. इकोनॉमिक्स में बाय एंड लार्ज जो लिबरल थॉट था इकोनॉमिक्स में, जो लिबरलिज्म एंड ग्लोबलाइजेशन, फ्री मार्केट, इन चीज़ों पे यकीन रखते थे, वो वाला इकोनॉमिक्स का स्कूल उसका ज़्यादा गलबा रहा ऑफ लेट. कम्युनिज्म आपको पता ही है, आखिरी स्टेट, प्योर कम्युनिस्ट स्टेट, पहले खुद में डिबेट है वाज देयर एनी, बट यूएसएसआर वाज द बिगेस्ट कम्युनिस्ट पावर दैट देयर वाज. और 90s में, अर्ली 90s में वो डिसइंटीग्रेट हो गया, और फिर उसके बाद इट वाज काइंड ऑफ कैपिटलिज्म हैड इट्स डे आउट. नाउ दैट बिकेम अ प्रेडोमिनेंट आइडिया आफ्टर दैट. इकोनॉमीज इंडिया जैसे क्लोज्ड भी नहीं थी, बट मिक्स्ड इकोनॉमी जो थोड़ी सी कंजर्वेटिव ही थी, बंद करके रखा था अपनी इकोनॉमी को, मैनेज फॉरेन एक्सचेंज रेट्स एट्सेट्रा, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स एंड डिफरेंट इंडस्ट्रीज. फिर धीरे धीरे उसने भी अपनी इकोनॉमी को खोलना शुरू कर दिया ऑन कैपिटलिस्ट प्रिंसिपल्स. अगेन, इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस, प्लीज़ लिसन टू इकोनॉमिक्स वाले लेक्चर्स. तो उसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं, एंड दैट्स व्हाई दीज थिंग्स नीड टू बी टेकन पैरेलली. इट सीम्स टू मी that the authors of this book have said that it's a predominant idea competition. They are looking at it from an economic perspective. But does that mean if we look at it from some other perspective, we would have something else to say? I think yes. Now, what do I mean by that? What I mean by that is, if we talk to an average human being, I don't think it's a predominant idea anymore. Okay, what is the ratio? Am I saying 90% would be against competition and 10% would be pro-competition? No, it's not like that. जैसे for example, हमारे जो सोशल जस्टिस मूवमेंट है, ये काफ़ी सारी दुनिया में, वेस्ट में भी उभर रहा है, ईस्ट में उभर रहा है, रिजर्वेशंस वाला मूवमेंट, ये तमाम चीज़ें क्या हैं? ये प्रो कंपटीशन आइडियोलॉजीज नहीं है. डजंट मेक दम राइट, डजंट मेक दम रॉन्ग, बट जस्ट दे आर नॉट प्रो कंपटीशन. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमको भी डिसाइड करना है कि इस हम 15-20 लोग हैं क्लासरूम में, हमारा मॉनिटर कौन हो, कंपटीशन वुड हैव सर्टन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया कि वी वुड ऑल हैव अ टेस्ट नेक्स्ट सैटरडे, जो टॉप करेगा वो आएगा, दैट्स कंपटीशन. और वी वुड हैव अ रेस, जो टॉप करेगा वो होगा. और वी वुड हैव जो भी क्राइटेरिया, मिक्स्ड क्राइटेरिया, इंटरव्यू, व्हाटएवर, दैट्स कंपटीशन. बट देयर कैन बी समवन, और वी कैन डिसाइड कि वी वुड हैव रिजर्वेशन फॉर एवरी मंथ. फर्स्ट मंथ पे इट हैज़ टू बी अ फीमेल हु इज़ अबव 5 feet हाइट. नेक्स्ट मंथ में इट हैज़ टू बी अ पर्सन ऑफ रेशियल माइनॉरिटी से होगा. तीसरे मंथ वी वुड हैव अ पर्सन फ्रॉम अ बैकवर्ड एरिया. चौथे महीने वी वुड हैव, से फॉर एग्जांपल, एन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से कोई लोग.
देन 6th month में वी वुड हैव से फॉर एग्जाम्पल सम अदर. ठीक, अब ये कंपटीशन पे बेस्ड नहीं है. वी माइट हैव कंपटीशन विद इन द कैटेगरी, बट ओवरऑल इट्स नॉट अ कॉम्पिटिटिव सिस्टम बिकॉज सर्टन पीपल आर जस्ट एक्सक्लूडेड. ठीक, तो now I believe that there are lot many people who believe in this. There are lot many, and for good reasons. Many of them they believe in this for good reasons. तो उसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि competition is not a predominant idea. लेकिन हम इसको ब्रश असाइड भी मैं नहीं कर रहा. ब्रश असाइड करने का मतलब कि मैं ये कहूँ कि बिल्कुल ही नहीं है, ऐसा भी नहीं है. In fact, what I personally think is, and it's just a personal idea, just listen to it and ignore it after that. वो ये है कि I think things are much more complicated than putting them in these rigid compartments. We do accept competition in certain matters, and in other matters we are kind of थोड़ा सा इस मामले में हम लिबरल भी हैं कि ओके चले रिजर्वेशन भी कुछ हद तक चल सकता है. ओके, देयर हैव टू बी दीज स्पेशल कंसेशंस फॉर disabled people, there have to be these special concessions for old people and all. So as long as overall picture is just, when it appears to be unjust, that's where humans kind of start to get uneasy. But otherwise हम पहचान जाते हैं कि okay, this person is kind of weak इस मामले में, तो कोई बात नहीं. जैसे आप 100 में से 90 मार्क्स आ गए, आपके 100 में से 80 मार्क्स आ गए. अब एक बच्चा है जिसके 100 में से 32 आ गए, एंड उनके लिए टीचर ने कहा कि आप एक काम करें, आप ये असाइनमेंट सबमिट करें, आई विल गिव यू 1 mark सो दैट यू पास. अब उनके लिए स्पेशल हुआ, दिस इज नॉट कॉम्पिटिटिव, बट इट्स समथिंग विच वी वुड बाय एंड लार्ज बी ओके विथ कि ओके ठीक है, चलेगा. सो दैट्स द पॉइंट आई वांटेड टू मेक हियर. बट हमारी बुक कह रही है कि कंटेम्प्रेरी पीरियड में प्रिडोमिनेंट आइडिया है, एंड वी फाइंड इट डिफिकल्ट टू थिंक दैट देयर कैन बी अ सोसाइटी जहाँ पे कंपटीशन नहीं हो गाइडिंग फोर्स, कि सोसाइटी को रन करने के लिए कंपटीशन इज द बेस्ट वे. अच्छा, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे बाय एंड लार्ज आई थिंक एग्रीमेंट है. जैसे अगर हमसे भी पूछें हु शुड बी द प्राइम मिनिस्टर, हु शुड बी कैलिफ, हु शुड बी अमीरुल मोमिनीन, हु शुड बी हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, हु शुड बी आचार्य, हु शुड बी, सो वी वुड से द बेस्ट, द बेस्ट, the best among the lot. ठीक, तो ये बात तो सही है कि कॉम्पिटिटिवनेस इस मामले में डेफिनेटली एक्सेप्ट की जाती है. फिर ये कहते हैं कि एक स्टोरी है, एक एनेक्डोट है एक स्कूल टीचर का, जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस जब वो अफ्रीका के कुछ रिमोट खित्तों में थे, वहाँ पे उन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस है उन्होंने शेयर किया है. और वो एक्सपीरियंस हमको दिखाता है कि ये जितना नेचुरल हमको लगता है कंपटीशन, ये उतना नेचुरल नहीं है. और कंपटीशन को इस वजह से हमें सोशियोलॉजिकली एक्सप्लेन करना पड़ेगा, एंड नॉट जस्ट एज ए नेचुरल फिनोमेना. क्यों, ये ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अभी हमने देखा नहीं कि मौका है क्या, स्टोरी है क्या. लेट्स फॉरगेट दैट फॉर अ व्हाइल कि व्हाट इज द एग्जैक्ट एनेक्डोटल स्टोरी दैट हैज बीन शेयर्ड. द पॉइंट हियर दो इज कि in a particular society we found competition not to be a driving force. That's all. Now if we find a society where competition is not a driving force, then what does it mean? That means it's not natural to humans because it's not universal. We said in the beginning that universal and natural go together. Now it's not universal, therefore not natural. If not natural, then what? It's product of society. So we need to analyze society. What causes competition? And why do we need to know that? So that we are able to engage with it, deal with it, use it for our own betterment. It doesn't always mean that we want to study competition so that we end it, or we want to study it so that we uphold it. No. We want to understand it so that we are able to harness it. The way we want to understand solar energy so that we are able to harness it. Same here. So what is the anecdote now? टीचर ने अज्यूम किया था कि बच्चे एंजॉय करेंगे एक कॉम्पिटिटिव रेस जहाँ पे विनर को एक चॉकलेट दिया जाएगा एज ए प्राइज. बट शी वॉज सरप्राइज्ड जब उन्होंने ऐसा कहा बच्चों को कि हम एक ऐसी रेस करेंगे जो जीतेगा उसको चॉकलेट मिलेगा. द चिल्ड्रन वर नॉट एंथुजियास्टिक अबाउट इट.
दे डिड नॉट, मतलब बिल्कुल भी एक्साइट नहीं हुए वो. इंस्टेड देयर वॉज एंजाइटी एंड डिस्ट्रेस अमंग देम. ये कैसी बात करती कि सिर्फ एक को चॉकलेट मिलेगा. तो जब इन टीचर ने प्रोब किया फर्दर कि क्या हुआ ऐसा, वाई आर यू नॉट हैप्पी अबाउट दिस अरेंजमेंट, इसमें क्या दिक्कत है, तो व्हाट केम टू फोरफ्रंट वाज कि इन बच्चों का जो आइडिया ऑफ फन था, इट वाज अगेंस्ट दैट, which for them was collective experience. You can't have fun when one of you is not having fun. Fun is a collective thing. It's not like मेरा दायां हाथ खुश है और बाएं हाथ में दर्द है. It doesn't work like that. So they would be happy when all of them are happy. तो इस वजह से this idea of one getting a chocolate and all others getting nothing, it did not appeal to them. तो our author says this went against their idea of fun, which meant for them a necessarily cooperative and collective experience, and not a competitive one, where the rewards necessarily exclude some and reward only a few. But here's a point. When this is said in a classroom, जब इसको पढ़ाया जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ XYZ में क्लास में, टीचर जब ये चीज़ें पढ़ाएंगे, तो सी एम्बियंस मैटर्स अ लॉट कि ये पढ़ाई हो कहाँ पे रही है. उस क्लासरूम में क्या होगा, उस क्लासरूम में ऑलरेडी प्रो लेफ्ट आइडियाज़ होंगे, एंड ऑलरेडी विदाउट इवन सेइंग एन इमेज, ए मेंटल इमेज इज क्रिएटेड इन द चाइल्ड कि दिस इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ कैपिटलिज्म. क्यों? बिकॉज कैपिटलिज्म में जो बेनिफिट्स ऑफ इनोवेशन है, बेनिफिट्स ऑफ कॉम्पिटिशन है, वो एक छोटे से एलीट के पास चले जाते हैं, द रिच गेटिंग रिचर. ठीक, वो क्यों होता है? क्योंकि जो बैकग्राउंड होती है ना आगे पीछे की, टेबल टॉक्स, कैफेटेरिया टॉक्स, कैंटीन टॉक्स, टीचर के अपने ख्यालात, टीचर का फेसबुक पोस्ट, तो वो सारी चीज़ें क्या करती हैं, वो एक अनसेड कंटेक्स्ट होता है हर एक कॉन्वर्सेशन का. वो अनसेड कंटेक्स्ट होता है जो अदरवाइज आपको दिखता भी नहीं है. टीचर तो बिल्कुल न्यूट्रल था क्लास में, बिल्कुल न्यूट्रल था, लेकिन कल उन्होंने ट्वीट किया था. क्या ट्वीट किया था? कि कैपिटलिज्म इज अ बैड फॉर्म ऑफ सोसाइटी. वाई? बिकॉज ओनली फ्यू, कुछ ही लोग होते हैं जो बेनिफिट करते हैं इसमें. द पुअर गेट पुअर, रिच गेट रिचर. तो अब अगले दिन वो क्लास में यही पढ़ा रहे हैं. सो ऑल ऑफ ए सडन ये पॉइजनिंग द वेल, आप उसी साइड ये इस क्रिटिसिज्म को ले जाते हैं. बट इज दैट अ फेयर thing to do? I personally do not think so. This criticism can be applied to capitalism, but that is for you to figure out of your own now. Can it be applied to capitalism? In what ways can it be, and in what ways it cannot be? My job was here to tell you what happens, even if you might not be thinking about it. Subconsciously ये हो रहा होगा. Again, needless to repeat, that doesn't make it right or wrong. The teacher can still be right. That it can be applied to capitalism. तो contemporary में competition is a dominant norm in practice. Classical sociologist हम बार बार बात करते आ रहे हैं डर्कहाइम और कार्ल मार्क्स की. उन्होंने दोनों ने नोट किया है कि ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअलिज्म और कंपटीशन ये मॉडर्न सोसाइटीज़ के हॉलमार्क्स हैं. अब ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी समझना. इसको भी हम उस पैराडाइम से समझ सकते हैं, यूनिवर्सल और नेचुरल, कि जितनी सोसाइटी इंडिविजुअलिस्टिक होगी वो उतनी ही कॉम्पिटिटिव भी होगी जितनी वो इंडिविजुअलिस्टिक होगी. तो ये दोनों डेवलपमेंट्स, जो इंडिविजुअलिज्म और कंपटीशन, ये मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी के इंट्रिंसिक फिनोमेना है. हर एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर ये हो रहा होता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेस सबसे ज़्यादा होता है एफिशिएंसी पे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे होता है, बट दैट्स अ कॉन्सिक्वेंस. यहाँ पे से फॉर एग्जाम्पल वी वांट टू हैव वाजवान. ठीक, वी वांट टू हैव वाजवान. तो जब हमने डिसाइड किया कि विल हैव वाजवान, तो इट नेसेसरीली मेंट कि हमने
चावल लिए और फिर हमने तवक माज रिश्ता ये सारी चीज़ें ली, फिर हमने हाथ साफ किया एंड वी आर डन फॉर द डे। फिर हम शाम तक कुछ नहीं खा पाए, वी वर फिल्ड। तो यूजुअली ऐसा ही होता है, शाम तक फिर कुछ नहीं खा पाते। ये ऑलमोस्ट नेसेसरी इफेक्ट है वाजवान खाने का दिन में, कि फिर रात तक कुछ नहीं खा सकते। लेकिन वो उसका मकसद नहीं था कि रात तक कुछ ना खा सके, मकसद उसका था वाजवान एंजॉय करें। ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स ए इज फॉलोड बाई बी, इसीलिए मैंने एक चीज रिपीट की थी, ए इज फॉलोड बाई बी, ए इज ऑलवेज फॉलोड बाई बी, व्हेन ए इज नॉट बी इज नॉट, व्हेन ए इज बी इज, एंड टू द एक्सटेंट वेयर ए इज टू दैट एक्सटेंट बी इज। ये सब जब फुलफिल हो तब कॉजेलिटी हम अप्लाई करते हैं। लेकिन इस केस में वी माइट बी फिल्ड इवन विदाउट वाजवान समटाइम्स, सो इट्स नॉट ए कॉजल रिलेशनशिप, वाजवान ऑलवेज कॉजेज दिस। तो इसीलिए वाजवान खाने का ये मकसद भी नहीं होता है कि सो दैट आई एम फिल्ड टिल नाइट। नाउ द पॉइंट दैट आई वाज ट्राइंग टू मेक हियर वाज द स्ट्रेस इज ऑन ग्रेटर एफिशिएंसी एंड ग्रेटर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। फेयर एनफ, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे ध्यान देते हैं कैपिटलिज्म में इस पे ध्यान दिया जाता है, बट वो रिजल्ट है इस पूरे आइडिया का। कहने का मतलब यहाँ पे ध्यान है असली में एफिशिएंसी पे। अब एफिशिएंसी क्या हुई? एफिशिएंसी, अगर एफिशिएंसी इकोनॉमी की विदाउट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होती, सो बी इट। ये समझिए ये बात कि अगर प्रॉफिट बिना मैक्सिमाइज किए भी एफिशिएंट हो पाता हमारा डिवीजन ऑफ रिसोर्सेज, देन कैपिटलिज्म वुड साइड ऑन दैट साइड। कहने का मतलब कि इट वुड नॉट गिव अप ऑन एफिशिएंसी, इट कैन गिव अप ऑन मैक्सिमाइजेशन। तो अब आपको समझ आया होगा कि इन दोनों में से असली में इंट्रिंसिक क्या है। दे आर सेइंग दिस, आई एम ऑल्सो गिविंग एन ऑल्टरनेट वे ऑफ लुकिंग एट इट। मे बी दे आर राइट, मे बी दे आर नॉट। सो ग्रेटर एफिशिएंसी and greater profit maximization. But are they factually incorrect? They're not factually incorrect, because both of these things would be taking place in a capitalist society. But one is a result, another is something they would not actually compromise on. And that also tells us what is at the root of capitalism. Why did it even start? So one of the things we can talk about is quickly is a very famous person called Adam Smith. Now, Adam Smith is a big name. It's a very big name. And one of his most famous works is Wealth of Nations. The problem on his table is how to allocate resources in the most efficient possible way. That's the problem he wants to solve. And the solution he gives in a very dumbed down way is कि free market. कि market को free रखो, वो खुद allocate कर देगा resources को in the best possible way. जहाँ पे competition होगा खुद से अच्छे से ये काम हो जाएंगे। तो द आइडिया इज नोबल कि रिसोर्सेज का सबसे अच्छा एलोकेशन कैसे करें। देन आवर ऑथर सेज द अंडरलाइंग assumptions ऑफ कैपिटलिज्म आर एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड, डिवीजन ऑफ लेबर, स्पेशलाइजेशन एंड राइजिंग प्रोडक्टिविटी। आई एम अगेन नॉट श्योर व्हाई द ऑथर हैज कॉल्ड दीज assumptions. Probably what they want to say is कि ये जो करना चाहता है कैपिटलिज्म, उसके लिए ये चार चीजें इंपॉर्टेंट है। एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड, एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड कि क्यों करना है ट्रेड, डिस्कस हुआ है ओपन मार्केट इकोनॉमी में। व्हाट इज द कैपिटलिस्ट आर्ग्यूमेंट फॉर डूइंग ट्रेड? सो द आर्ग्यूमेंट देयर वुड रेस्ट अपॉन व्हाट? नॉट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बट एफिशिएंसी, कि अगर आप ट्रेड करते हैं तो एफिशिएंट होता है। सो इफ कंट्री ए डिसाइड्स कि मुझे सब खुद प्रोड्यूस करना है, कंट्री बी डिसाइड्स मैं सब खुद प्रोड्यूस करूंगा, तो दोनों मिलकर शायद सिर्फ 100 टेलीविजन क्रिएट कर सके। लेकिन अगर इन दोनों ने डिसाइड किया मैं वो प्रोड्यूस करूंगा जिसमें मैं अच्छा हूँ, और बी ने डिसाइड किया मैं वो प्रोड्यूस करूंगा जिसमें मैं अच्छा हूँ, फिर हम एक दूसरे के साथ ट्रेड करेंगे, तो दोनों ने मिलकर 150 टीवी क्रिएट किए होंगे। वाई डज दैट हैपन? उसके लिए वो सेशन देखें, यहाँ पे हम नहीं जा रहे डिटेल में। यहाँ पे आपका ये जानना एनफ है कि इसका रीज़न है कुछ, कि वाई दे आर सेइंग कि देयर शुड बी ओपन ट्रेड, एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड। डिवीजन ऑफ लेबर भी अब यही हुआ। अब अगर ये इकोनॉमीज़ के लेवल पे डिवीजन ऑफ लेबर ऐसे मदद करता है, तो ये इंडिविजुअल के लेवल पे भी ऐसा ही करेगा कि आप ये वाला काम करें, मैं ये वाला काम करूँ। तो उससे क्या होता है?
डिवीजन ऑफ लेबर होता है सेम जो इंटरनेशनल लेवल पे कंट्रीज़ का डिवीजन ऑफ लेबर करके होगा वही इंडिविजुअल लेवल पे होगा. इनफैक्ट जब ये असेंबली लाइन सिस्टम प्रोबेबली आई थिंक फोर्ड वाज इट इन यूएस जिन्होंने इसको डिवाइस किया इन कंट्रास्ट टू फेरारी, तो उनके कॉम्पिटिटर्स थे उस टाइम. मौका मिले तो फोर्ड वर्सेस फेरारी मूवी देखिएगा, इट्स अ वंडरफुल मूवी. तो उसमें पासिंग रेफरेंसेस हैं इस चीज़ के कि फेरारी वाले उनसे कहते कि क्या बनाते हो डिब्बे तुम, बट दे कॉन्सेंट्रेटेड ऑन दिस डिवीजन ऑफ लेबर विच इज़ असेंबली लाइन. वो एक ही बंदा पूरी फेरारी बनाएगा, फिर दूसरा बंदा वो भी फेरारी बना रहा है, तीसरा बंदा फेरारी बना रहा है. यहाँ पे ऐसा नहीं है. यहाँ पे एक इंजन बना रहा है, फिर वो अगले लेवल पे जाएगा वो टायर फिक्स करेगा, फिर अगले लेवल पे जाएगा वो बॉडी बनाएगा, अगले लेवल पे जाएगा वो विंड स्क्रीन लगाएगा, ऐसे चलेगा. एंड लास्ट वाला उसका पेंटिंग डेंटिंग वगैरह करेगा तो बन गई फोर्ड की गाड़ी. तो यहाँ पे 30 बंदे क्या कर रहे हैं, स्पेशलाइज्ड काम एक एक. अच्छा, इंटरेस्टिंगली आई यूज द वर्ड स्पेशलाइजेशन, बट व्हाट वी टॉकिंग अबाउट डिवीजन ऑफ लेबर. तो डिवीजन ऑफ लेबर के अंदर नेसेसरी है स्पेशलाइजेशन भी, अदरवाइज डिवीजन ऑफ लेबर हो नहीं सकता. तो दीज टू ये असल में दोनों एक हैं. एंड देन राइजिंग प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी राइज करने का मतलब क्या हुआ, आपका एक ज़मीन है, एक कनाल ज़मीन है, एक कनाल ज़मीन में से 100 kg अनाज निकलता है, तो एक कनाल ज़मीन में से 150 kg अनाज निकलने लगा. वी वुड से प्रोडक्टिविटी ऑफ दिस ज़मीन हैज़ इंक्रीज्ड. दैट्स प्रोडक्टिविटी, प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी, उसका इंक्रीज हो जाना. तो ये 4 चीज़ें इन्होंने बोली, और ये चारों यू कैन सी दे आर लिंक टू व्हाट, एफिशिएंसी. एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है. तो ये कहते हैं एंड दीज प्रोसेसेस ऑफ सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ आर फ्यूल्ड बाय द सेंट्रल थीम ऑफ कैपिटलिज्म. रैशनल इंडिविजुअल्स इन फ्री कंपटीशन इन द मार्केट प्लेस ईच स्ट्राइविंग टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स. अब ये क्या बात है, ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि ये प्रोसेसेस हैं जिनकी अभी हमने बात की, एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड, डिवीजन ऑफ लेबर, ये सारी चीज़ें, व्हाई वुड दीज लीड टू सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ. इसके लिए एक एजम्पशन है कैपिटलिज्म में. Now assumption, what does that mean here? कि for now we are not looking at its proof. कि what is the argument they give for it? But the argument is we are not looking at the proof of it. कि individuals rational हैं और free competition में है in what we call a marketplace. Marketplace is not कोई special of Sunday market के, marketplace is दुनिया. तो दुनिया में जब आप इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं वो आप घर बैठे करें या बाहर जाकर करें, दैट्स ए मार्केट प्लेस की एक्टिविटी. तो रैशनल इंडिविजुअल्स जब फ्रीली डिसाइड करेंगे, दे वुड ऑल वांट टू मैक्सिमाइज देयर ओन प्रॉफिट्स एंड दिस वुड लीड टू एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. इफ यू थिंक अबाउट इट, अगर आप खुद प्रेस करें ना अपने माइंड को, यू वुड बी एबल टू फिगर आउट व्हाई वुड दैट हैपन. Why would they argue that would happen? Because there are other reasons and other scholars who would argue that it doesn't happen. वो ये कि say for example कोई चीज़ बिक रही है मार्केट में, से टेबल, यहाँ पे फ्री मार्केट है और टेबल बिकना चाहिए 100 रुपये का, टेबल बिकना चाहिए 100 रुपये का. So in a rational system I wouldn't be willing to pay say 300 for it. So you, the seller of the table, would have to bring the costs down. You would have to, and since you are also rational, you wouldn't bring it down to say 20 rupees. तो 100, लेकिन 100 पे 50 बिकेंगे, ठीक, 100 पे 50 बिकेंगे. तो in a rational setup, you would produce only 50. That is market equilibrium point. 100 रुपये पे 50 बिकेंगे और 50 ही आपने प्रोड्यूस किए और 100 के 50 के 50 मार्केट ने खरीदे. अगर आप उसको 50 के बदले 100 क्रिएट करेंगे, वो 50 कोई खरीदेगा ही नहीं, तो रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज़ नहीं हुआ. अगेन नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स, डिटेल में इकोनॉमिक्स में डिस्कस हुआ है. तो रैशनल इंडिविजुअल्स इन फ्री कॉम्पिटिशन इन द मार्केट प्लेस, एवरीवन स्ट्राइविंग टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स, दिस लीड्स टू एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. तो ये जो आइडियोलॉजी है कंपटीशन की, ये डोमिनेंट आइडियोलॉजी है कैपिटलिज्म में. अच्छा, इसका एक कज़न भी है जो इन्होंने तो डिस्कस नहीं किया है, इसको कहते हैं मेरिटोक्रेसी. तो मेरिटोक्रेसी मतलब रूल ऑफ मेरिट. तो
उसकी भी वो भी बड़ी फैसिनेटिंग स्टोरी है, उसकी भी अपनी बड़ी अमेजिंग क्रिटिसिज्म है और उसका डिफेंस भी बड़ा अमेजिंग है। और वेस्ट में इस वक्त की बहस फिर से वन ऑफ देम इज मेरिटोक्रेसी वाली बहस कि मेरिट के बेसिस पे सब कुछ होना चाहिए। नाउ दिस अगेन हैज समथिंग टू डू विद इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इक्वालिटी ऑफ आउटकम। खैर, द लॉजिक ऑफ दिस आइडियोलॉजी इज दैट मार्केट ऑपरेट्स इन अ मैनर दैट एंश्योर्स ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। तो क्यों ये कर रहे हैं, क्यों देना चाह रहे हैं फ्रीडम? क्योंकि एंड ये है कि हमको एफिशिएंट यूज करना है। अच्छा, ये भी क्यों है कि हमको क्यों एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज करना है? अगर ये समझ गए तब आपको पूरा इकोनॉमिक्स का फंडा समझ आएगा कि इकोनॉमिक्स करना ही क्यों है। व्हाई इज देयर अ फील्ड लाइक इकोनॉमिक्स? जब भी कोई, जैसे नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, जब तक नेसेसिटी नहीं होगी कोई चीज़ ऐसे इन्वेंट नहीं होगी। हम अकाउंटेंसी करते हैं ना, बही खाता तो लिखा करते थे ना, हिसाब लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? आप तो नहीं लिखते हिसाब, आप हो सकता है आप में से लिखते हो कुछ लोग, लेकिन बाय एंड लार्ज तो नहीं ना लिखते हिसाब हम लोग। लेकिन कंपनीज लिखती हैं, क्यों लिखती हैं? Why would they? And then why was there a need to develop a proper system for accountancy that people study it in colleges and schools now? They do BCom, MCom, chartered accountancy. Why? And there are proper rules that govern it. There are international bodies that govern the rules of accountancy. Double entry bookkeeping system, जो इस वक्त पैराडाइम है पूरी दुनिया में। पहले सिंगल एंट्री हुआ करता था। तो why would they do it? Because there was a need. कोई रीजंस थे इसको करने के, द रीजंस आर बियॉन्ड द स्कोप, लेकिन वजहें थी, कुछ वजूहत थे कि अगर हम ये ना करें वी वुड बी एट लॉस समवेयर एल्स। सो टू मिटिगेट वी नीड टू डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स। सिमिलरली हियर, यहाँ पे हमको ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी चाहिए। क्यों? व्हाई डू वी वांट ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी? और अगर आप ये समझे तब आप ये भी समझेंगे इकोनॉमिक्स क्यों होता है। The problem in front of us is, and again, if you disagree with this assumption, then you have kind of taken a paradigm shift. पूरा इकोनॉमिक्स को बदलना पड़ेगा। वो ये है कि हमारी wants इनफाइनाइट हैं और हमारे रिसोर्सेज फाइनाइट हैं। रिसोर्सेज कम हैं, हम ज़्यादा हैं। तो क्या करें, कैसे करें इस मसले को हल? तो तब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एफिशिएंटली जुडिशियसली यूज़ करना पड़ेगा चीज़ को। जैसे आप करते हैं, वी राशन थिंग्स समटाइम्स। घर में से फॉर एग्जाम्पल कर्फ्यू लगा हुआ है बाहर और घर में 1 लीटर मिल्क है और हम 4 लोग हैं, तो हम क्या करते हैं, फिर हम उसको डिवाइड करते हैं इन द बेस्ट पॉसिबल वे। फिर हम देखते हैं ये छोटा है, इसको इतना चाहिए, वो बड़ा है, उसको इतना चाहिए, इसको भूख ज़्यादा लगती है, इसको इतना चाहिए। सो वी वांट एन एफिशिएंट वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग इट। तो इकोनॉमिक्स का रीजन ही यही है। अगर इनफाइनाइट रिसोर्सेज होते तब इकोनॉमिक्स की जरूरत थी, इकोनॉमिक्स की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए जन्नत में कोई इकोनॉमिक्स नहीं होगी। ये यही का साइंस है इकोनॉमिक्स का। ठीक, तो इससे आपको ये भी समझ आना चाहिए कि इकोनॉमिक्स का इल्म तो नेसेसरी नहीं है। इकोनॉमिक्स का इल्म तब वो हक का इल्म नहीं है, बिकॉज ये कंटिंजेंट इल्म है। So, लगे हाथ वाला नॉलेज। सो कंपटीशन एंश्योर्स मोस्ट एफिशिएंट फर्म सर्वाइव्स। फॉर एग्जांपल, जो सबसे एफिशिएंट फर्म है वही सर्वाइव करेगी। एफिशिएंट फर्म ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज करेगी, तो सोसाइटी का भला होगा अकॉर्डिंग टू दीज फिलोसोफर्स। सो कंपटीशन एंश्योर्स कि वो स्टूडेंट हायर इंस्टीट्यूशन, बेस्ट इंस्टीट्यूशन में जाएंगे जो सबसे ज़्यादा मेहनत करने को तैयार हैं। तो अगेन, प्रेस्टिजियस कॉलेज की सीट लिमिटेड, हम लोग अनलिमिटेड। तो किसको दे ये सीट? जो इसका सबसे बेस्ट यूटिलाइजेशन करे। तो इस वजह से कंपटीशन से निकल के जो बच्चे आते हैं वो सबसे अच्छे होते हैं, उस सीट के लिए सबसे बेहतर होते हैं। सो इन ऑल केसेस बेस्ट रेफर्स टू दैट विच एंश्योर्स ग्रेटेस्ट मटेरियल रिवॉर्ड्स। दैट्स व्हाट दे आर सेइंग कि मटेरियल रिवॉर्ड्स की बात हो रही है। तो ये जो ये कंपटीशन है और फ्री मार्केट इकोनॉमी, ये 19th सेंचुरी कैपिटलिज्म का कोर है। दिस लेड टू ग्रेट इकोनॉमिक ग्रोथ इन द वेस्ट।
जैसे यूएस है, यूएस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज, इज द लार्जेस्ट इकोनॉमी, एंड I think China has overtaken US in purchasing power parity terms, but not in absolute terms. I'm not sure though. But definitely one of the largest economies, even if not the largest. I'm not sure, इसको confirm करिएगा. But in any case, जब American economy की development हम देखते हैं, अगर उसकी history हम देखेंगे, we see a rapid economic growth there, rapid development. अच्छा, ये भी interesting है. I use two different words, development and economic growth, because these two are different things. Economic growth is purely quantitative, development is qualitative. मेरी इनकम बढ़ गई तो दैट मीन्स मेरी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, लेकिन उसका इफेक्ट ना मेरे हेल्थ पे है, ना मेरे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे है, ना मेरे एजुकेशन पे. नथिंग चेंज्ड इन माई लाइफ. दैट मीन्स नो डेवलपमेंट टुक प्लेस. अब इस इनकम के बढ़ने से मैं अब अच्छा खाना खा रहा हूँ, मैं कम बीमार पड़ रहा हूँ. दैट मीन्स डेवलपमेंट इज टेकिंग प्लेस. मेरा घर पहले वेदर प्रूफ नहीं था, अब मेरे घर में हीटिंग का अरेंजमेंट है बिकॉज मेरी इनकम बढ़ गई. दैट मीन्स डेवलपमेंट हैज़ टेकन प्लेस. नाउ वाई आर दीज टू यूज्ड सिनोनिमसली? यू कैन गेस दैट नाउ. क्योंकि यूजुअली डेवलपमेंट इज अकम्पनीड बाय इकोनॉमिक ग्रोथ. मैं रूम हीटर तभी एफर्ड कर पाऊंगा जब मेरे पास पैसा होगा. तो इसी वजह से इकॉनमीज कॉन्सेंट्रेट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ सो दैट डेवलपमेंट टेक्स प्लेस. तो वहाँ पे भी मकसद इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होता, वहाँ पे भी डेवलपमेंट मकसद होता है. और ये भी कैपिटलिज्म आर्ग्यू करता है, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी साउंड आर्ग्यूमेंट कि ठीक है, ये सारे कॉन्स हमने मान लिए, लेकिन इट लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ विच लीड्स टू डेवलपमेंट फॉर ऑल, बट पीपल डिसएग्री ऑन द अदर साइड. तो अमेरिकन इकॉनमी ने भी इट शोड ग्रेट डेवलपमेंट. एंड यहाँ पे जब इकॉनमी को एनालाइज करते हैं, देयर इज लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन. तो हमारे हजरत कहते हैं कि वी कैन नॉट प्रोड्यूस एनी एग्जैक्ट कोरिलेशन बिटवीन एक्सटेंट ऑफ कॉम्पिटिशन और द इंटेंसिटी ऑफ कॉम्पिटिटिव स्पिरिट एंड द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन सोसाइटीज. क्या कहा इन्होंने वही बात की कि ए लेड टू बी. दैट इज ट्रू, वी सॉ इट देयर इन यूएस, बट वी हैव नॉट बीन एबल टू मेक द कोरिलेशन सो एज टू एस्टैब्लिश अ फर्म कॉजैलिटी. ये हम नहीं देख पाते हैं कि हर जगह जहाँ पे फ्री इकॉनमी थी वहाँ पे अमेरिका जैसा ही डेवलपमेंट हुआ, ऐसा नहीं है. एंड इट्स अ फेयर आर्ग्यूमेंट. It's in fact correct. Not at every place where free market economies have been applied, economies have been वो बिल्कुल यूएस जैसी टर्न अप हुई, ऐसा नहीं हुआ है. एंड ऑन द अदर हैंड देयर आर रीजन्स फॉर बिलीविंग कि इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी रहे हैं इकोनॉमिक्स, ये फ्री मार्केट इकोनॉमी के. तो इसका तो पहला मसला तभी आया था जब ग्रेट डिप्रेशन हुआ, और फिर थोड़ा सा ट्वीक करना पड़ा कैपिटलिज्म में, फिर ऐसे और जाकर अभी तक ट्वीकिंग चल रही है इसमें. खैर, इन्होंने बताया नहीं है कि क्या हैं ये साइड इफ़ेक्ट्स जो हमको और मिले, बट इसमें सबसे प्रोमिनेंट है इनइक्वालिटी और वो सारे रीजन. एंड देन जस्टिस ऑल्सो हैज सफर्ड बिकॉज सिर्फ और सिर्फ जब आप इकोनॉमिक साइड ऑफ थिंग्स देखते हैं, यू टेंड टू फॉरगेट जस्टिस इन अदर फॉर्म्स. सो जस्टिस इज नॉट जस्ट इकोनॉमिक. Justice can be social justice as well and other forms of justice. So, say for example, there are two countries in a war and this country is important for you from economic point of view. So, even if it is not on the right side of the things, you would still support it or be on its side. So, that happens in modern world. So, it kind of makes the system atheistic. That from our side is enough. Okay, this is not a perfect system. Okay, if it is turning humans into monsters, so that in itself would be something that we should say, oh, wait a second, we need to rethink about this. तो ये आइडियोलॉजी ये एज्यूम करती है कि इंडिविजुअल्स कंपीट ऑन इक्वल बेसिस. ये है मसला, ये मसला है. अगर ये मसले को समझ गए तो आप पूरा लेफ्ट का क्रिटिसिज्म ऑफ कैपिटलिज्म समझ जाएंगे. चले रिवाइंड करें. हमने क्या बात की थी? हमने बात की थी हमारा मकसद क्या था? एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज. फिर हमने क्या कहा? फिर हमने कहा उसको करने के लिए हम क्या करेंगे? हम कंपटीशन रखेंगे. क्लास का मॉनिटर कौन होगा? कॉम्पीट करके आएंगे सब लोग. प्राइम मिनिस्टर कौन होगा? कॉम्पीट करके आएंगे सब लोग.
सबसे अच्छी फर्म कौन होगी जो सबसे अच्छे एफिशिएंसी से प्रोड्यूस करेगी, वही सर्वाइव करेगी सोसाइटी में। ओके, फेयर है ना, ये सब अच्छा लग रहा था। मसला ये होता है कि इसमें एक एजम्पशन है कि कंपटीशन खुद में फेयर है, जो कि फेयर नहीं है। ध्यान से समझिएगा आर्ग्यूमेंट लेफ्ट का क्या है। ये कह रहे हैं कि आप एज्यूम कर रहे हैं हजरत कैपिटलिस्ट कि एवरीवन इज इक्वली पोजीशनड इन अ कंपटीशन। रेस सब एक पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, तब जाकर जो रेस जीतेगा उसको हम मॉनिटर बनाएंगे। लेकिन सर, रेस सब ने एक पॉइंट से स्टार्ट की ही नहीं। कहने का मतलब, इफ वी वर इनिशियली इक्वल, then on the basis of competition you might choose the most efficient among us. But sir, I was the most efficient. He got a head start and you thought he is the winner. It's not that. We did start the race at the same point, at the same time, but he was given Nike ke shoes. I did not even have shoes. तो मुझे थॉर्न्स के ऊपर नंगे पैर दौड़ना पड़ा, उसके पास शूज थे, तो इसलिए वो जीता। इस इनहेरेंट एफिशिएंसी नहीं थी रीजन। ये पूरा सोशल जस्टिस वाले साइड का यही आर्ग्यूमेंट है। तो इसीलिए वो आर्ग्यू करते हैं कि फ्रीडम इन इटसेल्फ मींस नथिंग, इट हैज टू बी इक्वल फ्रीडम फॉर एवरीवन। तो इसके लिए भी ये बड़ा डिटेल में हमने डिस्कस किया है सोशल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी में, वहां पे इसको डेफिनेटली फिर से सुनिएगा। तो ये कोर आर्ग्यूमेंट हो गया तब क्या कि आपने बोला था कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलेगी सबको, लेकिन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है ही नहीं। वी आर डिफरेंट टू बिगिन विद। अब देखिए इससे क्या होगा, इसके रिपरकशंस बहुत बड़े होंगे। से फॉर एग्जांपल, हमको डिसाइड करना है मॉनिटर ऑफ द क्लास, और इसके लिए हम क्या करेंगे, हम कुश्ती करेंगे। तो ये तो फुल एंड फेयर है, बिल्कुल फेयर है, जो कुश्ती जीतेगा वो जीतेगा। हमको लग रहा है ये फेयर है, हम इस वक्त लेफ्ट के साइड से आर्ग्यू कर रहे हैं। तो लेफ्ट कह रहा है जरा ध्यान दो, 2001 में जब कुश्ती हुई तो जीता कौन, तो जीता से गुलाम अहमद साहब जीते। ठीक है, ओके, फेयर एनफ। फिर 2002 में कुश्ती हुई, उस दिन कौन जीता, से शाकिर वॉन इट। ओके, फेयर एनफ, फ्री मार्केट था, फ्री कंपटीशन हुआ, शाकिर वॉन इट, क्या दिक्कत है। 2003 में कौन जीता, से राहुल श्रीवास्तव जीता। ओके, ठीक है, फेयर एनफ, कंपटीशन था, फेयर था। ऐसे 2004 में कौन जीता, अमिताभ। 2006 में कौन जीता, डोनाल्ड। 2007 में कौन जीता, डेविड। 2008 में कौन जीता, अनीस। तो कहते हैं सर, आप नोटिस कर रहे हैं कि रिजल्ट्स आर फेवरिंग वन जेंडर। द कंपटीशन इटसेल्फ विद इन इटसेल्फ इज बायस्ड अगेंस्ट वुमन, दैट द कंपटीशन इज डिवाइस्ड इन अ वे that the result necessarily turns out to be a man, and you are saying it is fair. That's the other side's argument. ये दूसरा साइड ही आर्ग्यू कर रहा है। तो अब क्या करें, इसको हल कैसे करें। इसको हल करने के लिए हमको इस इनइक्वालिटी को we would have to consider it. We would have to have special provisions. हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इक्वलाइज करने के लिए सबको। The moment you do it, that means you have intervened into it. It's not a free market. So what have you given up on? You have given up on freedom for the sake of equality. ठीक? And my dear, if you understand that, you understand the biggest bahas in the history of social science and political science. Which value is more important? Equality or freedom? Because apparently, if we concentrate on one, we lose the other. The moment we concentrate on freedom, equality goes away. If we work on equality, freedom goes away. So to find that sweet spot between the two, if it is impossible to balance, agar ye impossible hai ki we can have both, then what we need to do is find a sweet spot. That's what all systems try to do. That's what all systems try to do. यही है सबका मकसद। कैपिटलिस्ट भी यही करना चाहता है, कम्युनिस्ट भी यही करना चाहता है, इस्लामिस्ट भी यही करना चाहते हैं, सब यही करना चाहते हैं, टू फाइंड अ ग्रेट बैलेंस बिटवीन द टू। बट इज दैट पॉसिबल? दैट्स अ प्रॉब्लम ऑफ philosophy. Is it possible? Can we do it?
and if we can't do it and we have to give up on one, which one? The communists will say freedom गया तेल बेचने 5 मिनट के लिए, we would have equality. So they would concentrate on substance. So they would say justice is substantive. The other side would say no, let there be procedural justice. हम procedure को just बनाएंगे, the results are just. जैसे भी हो, तो हमने procedure को just बनाया, फिर चाहे लड़के ही जीते so be it, लड़कियां हारे so be it. तो वो बोलेंगे नहीं, we want substantive justice, कि substance भी just होनी चाहिए. तो हर मामले में, ये तो जस्टिस के मामले में हुआ, इक्वालिटी के मामले में भी यही होगा, लिबर्टी के मामले में भी यही होगा. इट्स अ वंडरफुल बहस एंड नाउ यू माइट हैव अंडरस्टूड इट्स ग्रेविटी. खैर, द आर्ग्यूमेंट वाज कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सब इक्वल हैं, सब एक साथ इस चीज को करेंगे. तो काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या आया? सोसाइटी स्ट्रेटिफाइड है, सोसाइटी ऑलरेडी इनइक्वल है. So placing unequals equally is unjust. Treating unequals equally is unequal treatment. आप 5वीं के बच्चे को सेम पेपर दे रहे हो, 12वीं के बच्चे को भी सेम पेपर दे रहे हो. ऑफकोर्स सिर्फ 12वीं के जीतेंगे एंड यू से कि इट्स अ जस्ट ट्रीटमेंट. इट्स नॉट अ जस्ट ट्रीटमेंट. It is not a just treatment. So that's what the other side is arguing. If the greater number of children in India do not go to school or drop out sooner rather than later, such people, they would always remain out of competition. So your competition is not entirely fair. We'll conclude here. I think we have a fair understanding of both the sides of competition now. We'll continue with other topics of, I think हमारे बेसिक्स यहाँ पे लगभग कवर हो गए हैं, और अब हम कुछ एक सोसाइटी की एनालिसिस करेंगे, कुछ सोशल इश्यूज़ की एनालिसिस करेंगे, और जहाँ पे फिर से कोई कंसेप्ट का इस्तेमाल हुआ वहाँ पे फिर से कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे. सो वी विल स्टार्ट डूइंग दैट नाउ आई थिंक. बाकी अल्लाह जाने भावनाओं में बह गए अगली बारी फिर से, तो सो बी इट. सो टिल देन टेक केयर, एंड इफ यू हैव एनीथिंग टू से, आस्क, ऐड, सबट्रैक्ट, please do that.